तो हेलो दोस्त, फिर से हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जिसको पढ़ने के बाद जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि हमारे सिस्टम का, जो हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो देखो दोस्त, इसमें बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और ये क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चन इतने सिंपल भी होते हैं कि आप एक बार अगर अच्छे से पढ़ लो तो फिर बार बार किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने खुद इसमें इस चैप्टर में इतना कन्फ्यूजन था कि कहीं कोई कुछ पढ़ा दे रहा था, कहीं कोई कुछ। मैंने सारी चीज़ों को लगभग कई बार सभी शिक्षकों से पढ़ने के बाद जो है एक सुंदर और बेहतरीन नोट्स बनाया कि इसके बाद अब आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं इतना भटका था ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए। मैं इतना क्वेश्चन का कितनी बार क्वेश्चन दिया, कितना पेपर दिया, तब जाकर के एक एक क्वेश्चन हमको पता चला। अब आपको देखो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कीमत होती है एक नोट्स की, एक अच्छे नोट्स की। मैंने कई टीचर, एक ऐसे जो देखो नोट्स जो होती है, टीचर जो होते हैं एक सारे टॉपिक को पढ़ा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। लेकिन हमारे नोट्स से आप क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व कर लोगे। कैसे? मैं खुद बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, मैं खुद इसमें शामिल कर लिया हूँ उस टॉपिक में। तो एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं, अंतःस्रावी तंत्र है ना। अंतःस्रावी तंत्र मतलब क्या होता है? मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी जीव, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसे कशेरुकी कहते हैं। तो मनुष्य तथा अन्य कशेरुकी जीव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स। क्या कैसी? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी और मिश्रित। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हमें, हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करती है। देखो, शरीर का हर एक पार्ट जो होता है शरीर में, हार्मोन्स का इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हार्मोन्स की समस्या हुई तो किसी न किसी भी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हार्मोन्स का संतुलन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है? हार्मोन्स मिलता है। और बहिःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे हमको एंजाइम मिलता है। तो हमको क्या पढ़ना है? हार्मोन्स पढ़ना है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि सिर्फ एक ही हमारे शरीर में, वो है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। ठीक, तो हम ये अग्नाशय को हमने पढ़ लिया है, पाचन तंत्र में अग्नाशय को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं ना। तो अब अंतःस्रावी तंत्र को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, और कितने बेसिक तरीके से हम लोग जानेंगे, देखना 1 नंबर के तरीके से, है ना। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती हैं? ये ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, मतलब इनका जो हार्मोन्स जो होता है, इनसे जो निकलता है वो किसी नलिका में प्रवाहित नहीं होता। ये डायरेक्ट जो है रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक डायरेक्ट पहुंचा देती हैं। मतलब अपना जो हार्मोन्स होता है, अपने जो लिक्विड होता है उसको डायरेक्ट ब्लड में मिला देती है ना। तो बस इतना ध्यान रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है और डायरेक्ट जो होता है हार्मोन्स, इनसे निकलने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं ना। अब हमको किस किस अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, बस इतना ध्यान लो। एक ये चीज़ें पढ़ने से हमको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती है, कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो ध्यान, 1 मिनट ध्यान से देखना। हाइपोथैलेमस, पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि, ये 3 ग्रंथि ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक, तो अब इनको हम कैसे ध्यान रखेंगे? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। देखो ऐसे कर दिए, ये इससे हमको अलग से, अब तो सोच रहे होगा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है एक, निम्न में कौन सी ग्रंथि है मस्तिष्क में पाई जाती है? 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। तो आपको यह ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस, पीनियल काय और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। ये थायराइड ग्रंथि, तितली के समान आकार की जो ग्रंथि है ये थायराइड ग्रंथि है। और पैराथायराइड ग्रंथि, इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर जो है 4 या 6 ऐसे जो डाट दिख रहे हैं ना, ये पैराथायराइड ग्रंथि है। मतलब थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ये एक क्वेश्चन है दोस्त, किसी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अब थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? देखो थाइमस ग्रंथि, ये देखो थाइमस ग्रंथि हृदय के ऊपर पाई जाती है। हृदय जो होता है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर नहीं, हृदय के आगे पाई जाती है। और तो उसको ध्यान रखना है ना, हृदय के पास पाई जाती है, छाती में कह देना। फिर अग्नाशय तो हम पढ़ चुके हैं, ये मिश्रित ग्रंथि है। और अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये किडनी है, वृक्क के ऊपर देखो टोपी की समान संरचना पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। बस हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इतने में ही हमको इतने सारे अच्छे से पढ़ लेना है हमको, कि हमको किसी चीज़ के भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त, है ना। अभी हमने पढ़ ही किया है कि बहिःस्रावी ग्रंथि होती है जो अपने प्रवाह को नलिका द्वारा विशेषज्ञ में भेजती है। मतलब इसके जो
प्रवाह है ये नलिका द्वारा होता है। इसमें कौन कौन सी होती है भाई साहब? श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, तेलीय, सेबेसियस ग्रंथि आदि। तो इनको हमने पढ़ लिया है, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथियों को, और मिश्रित ग्रंथि पढ़ लिया। मिश्रित ग्रंथि जो होती है एंजाइम हार्मोन्स दोनों का स्राव करती है, इसकी और ये अग्नाशय होती है ना, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक, तो हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया है कितनी ग्रंथियां होती हैं, इनको कहाँ कहाँ स्थायी, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब इनसे निकलने वाले हार्मोन्स जान लेंगे और इनसे उनका कार्य जान लेंगे। इतने में हमारा क्वेश्चन इतना अच्छे से कंप्लीट होगा तो देखना दोस्त, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 10-15 मिनट में आप पूरे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हो दोस्त। इतना इतना सटीक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हो कि सच में आप सोचोगे यार कितना भटकने के बाद ये नोट्स हमारी तैयार की गई होगी। और इस नोट्स को एक बार रिवीजन कर लेना है। और ध्यान रखना दोस्त, आप जुड़े रहो, मैं लास्ट में सब पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, अभी बस पढ़ते रहो आराम से। अब हम एक एक ग्रंथि को हम लोग पढ़ेंगे यार। अब ये पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे। अभी पीयूष ग्रंथि सबसे पहली ग्रंथि कौन सी पढ़ेंगे? पीयूष ग्रंथि। एक एक ग्रंथि को ऐसे पढ़ेंगे यार कि फिर इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता यार। एक बार ये समझ लो कि इस बार पढ़ रहे हो, ये मत समझना ये छोटा भले कुछ, मैंने देखो एग्जाम निकाला है भाई और इतना अनुभव हो चुका है कौन क्वेश्चन आ रहा है कौन क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसलिए जो नोट्स आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरे कन्फर्मेशन के साथ पढ़ सकते हो, सही जगह पे पढ़ रहे हो, ये इसमें फिर आप डाउट नहीं रहोगे। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, सबसे पहला क्वेश्चन हाइपोफाइसिस। यही क्वेश्चन हमको पढ़ने के लिए पता नहीं कितना क्वेश्चन, कितनी बुक पढ़ना पड़ेगा, कितना हुआ, क्योंकि पहली बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं पता था कि ये हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, लेकिन 2-3 बार पढ़ा, किसी से और से पढ़ा, कहीं पेपर में देखा, क्वेश्चन में देखा, तब समझ में आया कि पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी ग्रंथि कहते हैं। ये आप इतना आसानी से पाएगा, ही बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, ये ग्रंथि मस्तिष्क हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे। याद रखना कैसी होती है, इसका आकार मटर के दाने के समान, अर्थात सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो क्वेश्चन बन गया ना, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मटर के समान कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये तो बचपन से ही पता होता है कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। अब क्यों कहते हैं? इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करते हैं। तो जो चीज़ें अन्य चीज़ों को नियंत्रित करेगी उसको ऑलरेडी कहेंगे कि मास्टर। देख ले थोड़ा इसकी पीयूष ग्रंथि की स्थिति। देखो पीयूष ग्रंथि में ये अग्रपाली हो गई, ये पश्चपाली हो गई, मध्यपाली विकसित नहीं है, तो वो ज़्यादा हम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसमें कोई हार्मोन्स नहीं निकलता। हाइपोथैलेमस के नीचे ये अग्रपाली और पश्चपाली पीयूष ग्रंथि की है। ठीक, अब हम इसको हार्मोन्स देख लेते हैं। हार्मोन्स, अगर ये हार्मोन्स जो है देख लोगे तो आप एकदम निस्फिकर हो जाओगे, आराम से निसोच हो जाओगे, है ना। अब देखो पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन्स, अग्रपाली से, देखो 2 पाली है, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली और पश्चपाली, मध्यपाली जो होती है विकसित नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, ध्यान देना। ये मध्यपाली जो है, पश्चपाली की जगह मध्यपाली होती है, मध्यपाली। हाँ, तो अब देखा एक एक हार्मोन्स इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। कैसे? GH हार्मोन्स का नाम देख लेंगे। यहाँ हार्मोन्स का नाम लिखा रहेगा, पूरा नाम लिखा रहेगा और कार्य लिखा रहेगा। ठीक, तो हार्मोन्स का नाम, तो पहला नाम है ग्रोथ हार्मोन्स। पहला हार्मोन्स का नाम देखो ग्रोथ हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि, ग्रोथ माने वृद्धि हार्मोन, और यह शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। प्रोटीन का संश्लेषण, मतलब शरीर की वृद्धि, जैसा कि नाम ही है वृद्धि और विकास, ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास करता है। और इसका एक नाम अन्य देख लो, सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये देखो, ये भी बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, तो ये ध्यान रखना, अन्य नाम इसको सेमेटोट्रोपिक हार्मोन है। तो वृद्धि अगर पूछ लेगा सेमेटोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से निकलता है तो भी जान लेना पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब TS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो नाम इससे काफ़ी है, आपने थायराइड ग्रंथि पढ़ोगे तो थायराइड ग्रंथि को क्रियाशील एक्टिव कौन कर देगा? ये हार्मोन्स। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है और निकलता कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। तो क्या हुआ? थायराइड ग्रंथि को भी कंट्रोल में कर रहा है ना थायराइड। फिर यहाँ देखो एड्रीनो कार्टिको, एकदम नाम ही से ये शॉर्टकट में ACTH एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक। अब जान एडिनो से एड्रीनल, कार्टिको से कार्टेक्स। एड्रीनल में 2 पार्ट होते हैं, कार्टेक्स और मिडुला। तो एड्रीनल के कार्टेक्स भाग को कौन नियंत्रित करता है, उत्तेजित करता है हार्मोन्स निकलने के लिए? एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो अब 2 चीज़ हमको याद हो गया, थायराइड और एड्रीनल, इन दोनों को कंट्रोल करता है, तो इन्हीं से नाम से संबंधित ये भी है। अब ल्यूटिनाइजिन, ये फोलिकल एसिड, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखो गोनेडोट्रोपिक, इसका नाम है गोनेडोट्रोपिक, इसका दूसरा नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्यों? क्योंकि गोनेड्स में जनन से संबंधित है, मतलब कि अंडाशय और शुक्राणु से संबंधित है। अंडाशय और शुक्राणु की ग्रंथियों को सक्रिय करता है कौन? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
यहाँ नाम से याद है। फिर क्या है, अब क्या देखो, अब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग अंडोत्सर्ग व टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है जो कि वृषण से निकलता है, तो उसको भी एक्टिवेट करता है और अंडोत्सर्ग में गर्भाशय में अंडा उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग प्रोलैक्टिन, लैक्टिन जानते हो, लैक्टोज शर्करा दूध से ही रिलेटेड होगी, दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है। दुग्ध उत्पादन को, जो महिलाएं होती हैं तो जब गर्भ धारण करने के बाद बच्चा जन्म करती हैं तो दूध का उत्पादन हो, इसके लिए कौन सा हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से, अग्रपाली से। तो ये सारे अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन्स हैं। फिर मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनो शब्द जान लो, मिलेनो शब्द जहाँ भी आए तो समझ लेना ये कलर से संबंधित है ना। तो ये जो है त्वचा में मिलेनिन रंग का नियंत्रण करता है। जब ज़्यादा धूप हो जाती है तो हमारी त्वचा काली हो जाती है, मिलेनिन नामक हार्मोन्स के कारण होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मिलेनोसाइट हार्मोन होता है, ये मिलेनोसाइट जो हार्मोन होता है इसको स्टिमुलेट करता है, मिलेनोसाइट हार्मोन्स को। ये निकलेगा कहाँ, अभी देखना, बाद में हम देखेंगे कहाँ से निकलेगा, उसके जैविक घड़ी जिसको बोलते हैं पीनियल काय से निकलेगा। तो ये इतने हार्मोन्स हमने पढ़ लिया यार, इसके अलावा कोई आपको भटकने की जरूरत नहीं है ना कोई, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने बहुत भटकाया, तब जाके हमको एक सुरक्षित व्यवस्थित जगह भी मिल गए हैं सारी चीज़ें। अब इसके बाद आपको कहीं भी भटकने, यही घुमा फिरा के अंडोज का संबंधित है, कौन किससे संबंधित है, यही पूछेगा भाई। अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप ध्यान रखना, अग्रपाली से पढ़ लिए इतने हार्मोन्स, ठीक है। पश्चपाली से बहुत इंपॉर्टेंट 2 हार्मोन्स निकलते हैं, उनको देख। मध्यपाली विकसित नहीं है तो उसके बारे में। अब पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से 2 पाली, अग्रपाली और 2 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, हर जगह पा जाओगी ये दोनों, बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। पहला है ADS, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जिसको बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, एकदम रट लेना। पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से निकलते हैं बेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। बेसोप्रेसिन एंटी डाईयूरेटिक नाम ही है, एंटी डाईयूरेटिक मतलब मूत्र से संबंधित है, यूरेटिक मतलब मूत्र से संबंधित होता है बेसोप्रेसिन। तो इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, पेशाब को कम बनाता है, शरीर में पानी बना रहता है, मतलब गुर्दे यानी किडनी से संबंधित है, किडनी पर प्रभाव डालता है। किडनी में क्या होता है कि जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है एंटी डायूरेटिक। तो इसको ध्यान रखना, कहाँ से संबंधित है, गुर्दे से संबंधित है, जल के अवशोषण को बढ़ाता है ताकि पेशाब जो है कम बनता है और शरीर में पानी बना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरा इतना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन, उससे भी इंपॉर्टेंट, क्या नाम, बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, लव हार्मोन्स भी कहते हैं। अब बताओ ये दोनों हार्मोन्स कहते हैं, ये क्वेश्चन में आ चुके हैं। लव हार्मोन किसे कहते हैं, बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं। बर्थ हार्मोन, लव हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि मम्मा, माता और बेटे, माता गर्भाशय संकुचन बच्चे के जन्म के कारण, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो गर्भाशय को संकुचन यानी गर्भाशय को कम करता है, कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूध बाहर निकालता है, बच्चा जन्म लेने के बाद दूध बाहर कौन निकालता है, ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के बीच जो गले लगते हैं, चूमते हैं, प्यार बढ़ता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण बढ़ता है। तो कितना अच्छा काम है, इसको बताओ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ये तो हमें जनरली याद रहेगा। तो 2 चीज़ याद रहेगा ना, पश्चपाली से निकलने वाले एंटी डायूरेटिक यानी बेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक को नाम है बेसोप्रेसिन भी, तो ऑक्सीटोसिन, 2 चीज़ याद रखना। इस तरह हमारा, अब इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। अग्रपाली से आप फुर्सत हो चुके हैं, अब आप पीयूष ग्रंथि से फुर्सत हो चुके हैं, अब इसी प्रकार की समस्या पीयूष ग्रंथि की नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। दूसरी ग्रंथि देखेंगे थायराइड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि कौन से देखेंगे हम, थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, सबसे पहले गले में। दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि है जो 2 महीनों तक अपना हार्मोन संचित कर सकती है, इंपॉर्टेंट। गले में पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आकार कैसा होता है, तितली के आकार की ग्रंथि है। ये सारे जहाँ कर रहा हूँ एकदम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। गले में पाई जाती है, या आकार की होती है, तितली के आकार की होती है। अब देखो इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट, इतना अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, आपकी कभी जरूर। देखो हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्रंथि से, तो एक तो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा होता है थायरोकैल्सिटेनिन। 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, थायराइड देखो नाम से, थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये 2 हार्मोन्स निकलते हैं। अब थायरॉक्सिन हार्मोन, इसके अंदर दो हार्मोन्स निकलते हैं, T3 और T4। T4 लगभग 80% जो होता है T4 होता है, इसीलिए इसको T4 का नाम ही थायरॉक्सिन होता है। ज़्यादातर थायरॉक्सिन होता है, इसलिए इसको थायरॉक्सिन हार्मोन बोल देते हैं। क्योंकि इसमें T3 और T4 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक।
T4 की मात्रा ज़्यादा होती है 80%, इसलिए इसे वो थायरॉक्सिन। तो आप इतना भी ध्यान रख सकते हो थायरॉक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटेनिन। अब थायराइड देखो, T4 थायरॉक्सिन हार्मोन। अब पूछेगा आपको थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही क्वेश्चन पूछेगा, सेम पूछता है कि मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक। और शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। और दूसरा ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या है, कैल्शियम नाम है इसका, पता है कैल्शियम, कैल्शियम का को हटाना, रक्त में से कैल्शियम के स्तर को बढ़ने पर अतिरिक्त कैल्शियम को हटा देता है। अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको अतिरिक्त कैल्शियम को हटा देगा। कौन सा हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन। दो हार्मोन याद रखने हैं, थायरॉक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। अब हम देखते हैं इनकी कमी से, इसकी कमी से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कमी इसीलिए पढ़ रहे हैं। कमी और ज़्यादा से क्या होता है, तो जड़ वामनता। इसकी कमी अगर थायराइड ग्रंथि के से निकलने वाला हार्मोन्स कम निकलने लगेगा, जड़ वामनता यानी इसकी कमी हो जाएगी, बच्चों का मानसिक विकास ही नहीं होगा इस बीमारी के कारण। मिक्सिडोमा, सुस्ती, थकान, कमी, साधारण घेंगा, भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी, साधारण घेंगा होगा, ये थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग ये थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि खुद नष्ट हो जाती है, इस रोग से थायराइड ग्रंथि खुद नष्ट हो जाती है, तो इसीलिए कहते हैं थायराइड की आत्महत्या किस रोग के कारण होती है, तो हाशीमोटो रोग के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है किस रोग के कारण, हाशीमोटो रोग। ये कब होता है हाशीमोटो रोग, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक। तो कितना थायराइड हार्मोन, जो थायराइड से निकलने वाले हार्मोन से, तो उसकी कमी के कारण कौन सा हार्मोन, ये रोग हो जाते हैं। क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म भी कहते हैं, क्रिटिनिज्म भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्रिटिनिज्म बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों याद रखना। और थायराइड ग्रंथि की अधिकता से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ग्रेप्स, प्लूमर और एक्सोप्लैथेमिक वाटर नामक रोग किसके कारण होता है, तो थायराइड ग्रंथि के अति श्रावण से ये रोग होते हैं और कम श्रावण से ये रोग होते हैं। इतना याद रखना, फिर देखना यार, फिर जाके हमसे पूछना कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट रहा है थायराइड ग्रंथि से कि नहीं छूट रहा है ना। दो ग्रंथि हमने पढ़ लिया, एक पीयूष ग्रंथि, एक थायराइड ग्रंथि। अब हम पहला थायराइड ग्रंथि जो पढ़ेंगे वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही पाई जाती है, लेकिन हमारा ये बहुत बड़ा बन गया, 17 मिनट हो गया, इसलिए हम सेकंड पार्ट में बाकी की ग्रंथियाँ पढ़ लेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, एक बार टाइम दोगे बार बार भटकना नहीं पड़ेगा दोस्त। थैंक यू।